हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपके यूट्यूब चैनल एवी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गणित 10th का जो आपके पास फॉर्मूलेज हैं, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण जो फॉर्मूलेज है, जो वन शॉट मतलब एक ही वीडियो में आपको आज की जो वीडियो एक ही प्रॉपर वे में आपको एक ही वीडियो में सभी फॉर्मूलाज मिलेंगे। तो चलिए अब हम टाइम को वेस्ट ना करते, हम तुरंत चलते हैं अपने फॉर्मूलाज की तरफ। और ये कुछ बच्चों की हमसे क्वेश्चन भी था कि सर हमारे ये क्वेश्चन कब आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों आज आपके लिए ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल अच्छे से रेडी कर दिए हैं और प्रॉपर ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आप क्या है बाय बाय अंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं फर्स्ट नंबर चैप्टर, जिसका नाम क्या आपके पास वास्तविक संख्या है, इंपॉर्टेंट है। मैं इसको साथ ही साथ हाईलाइट भी करता चलूंगा ताकि आपको किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत ना आए। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर वो क्या है, वास्तविक संख्या है, जिसको हम इंग्लिश में भी मैं इंग्लिश में भी राइट कर देता हूँ बच्चे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, जिसको हम रियल नंबर, क्या होता है रियल नंबर। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है बच्चे आपके पास, सबसे पहला फॉर्मूला बोलता है वो आपके पास कि यूक्लिड विभाजन क्या है, यूक्लिड विभाजन मतलब डिवीजन। वो बोलता है दो धनात्मक मतलब पॉजिटिव पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, अगर आपको ए और बी दो क्या दे रखे हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्या और आर हो कि, तो वहां से आपके पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा वो जो हर बार आपको क्वेश्चन में पुटअप भी किया जाता है। वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या होता है बच्चे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जहां पे जो जीरो है लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू होगा आर, और जो आर होगा लेस होगा वो किसी होगा बी। बच्चे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आपके पास इक्वल दे रखा है, लेकिन बी के पास आपके पास क्या है, इक्वल नहीं है। हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं इस वे में कि जो ए है वो आपका अंदर रहेगा डिवाइड में, और जो बी है वो बाहर, और क्या हो गया है जो आपके पास डिवाइड करके आता है, और आर क्या आपके पास रिमाइंडर मतलब शेषफल। वहां से आपके पास एक यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला जाता है जो क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है बच्चे आपके पास, नेक्स्ट बोलता है वो कि अगर आपको दो धनात्मक पूर्णांक दे रखे हो, दो नंबर दे रखे हो n1 और n2 के लिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पॉइंट ऑफ व्यू से आए। इसके ऊपर ऑलरेडी आपके पास 1 मार्क्स में भी, 3 मार्क्स में भी और 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन रहता ही रहता है हर बार। कोई भी बोर्ड हो, HBSC, CBSE, कोई भी किसी भी स्टेट का कोई भी बोर्ड है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पुटअप किया ही जाता है। वो फॉर्मूला क्या है कि HCF है किन्हीं दो नंबरों का और LCM है किन्हीं दो नंबरों का, इक्वल होता है वो n1 मल्टीप्लाई n2 मतलब दो नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल के बराबर। तो यहाँ से मैंने एक शॉर्टकट वे में भी लिख दिया, क्या दे रखा है वो कि HCF मल्टीप्लाई LCM, कि जो नंबर होगा उसका HCF निकालोगे मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू क्या होगा, n1 मल्टीप्लाई n2। और मैंने इसको एक प्रॉपर वे में भी करा रखा है, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो कि हम कैसे HCF और कैसे LCM को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है बच्चे आपके पास, फॉर्मूला भी है और यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर में आपसे पूछा जाता है वो क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है बच्चे, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, कुछ बच्चों के लिए मुसीबत का काम है कि रैशनल नंबर हम बोलते किसमें। रैशनल नंबर बोला जाता है बच्चे कि जब हमें कोई दो संख्याएं दे रखी हो, कोई भी टू नंबर आर गिवन, ठीक है, और जिसको हम p बाय क्यू के रूप में इन द फॉर्म ऑफ राइट p बाय क्यू लिखा जा सके, तथा जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो क्यू है जो बाय वाली नंबर है, संख्या है, वो क्या है आपके पास जीरो ना हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और जहाँ पे जो p और क्या वो कैसे हो, सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब क्या है बच्चे कि जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 3/5, मतलब जो आपस में कट ना हो उसको बोलते हैं सहअभाज्य। और जिनका HCF यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जिनका HCF कितना हो 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य मतलब कोप्राइम नंबर। तो ये थे आपके पास परिमेय संख्या है, मतलब रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट आता है दशमलव प्रसार। क्या आता है बच्चे, दशमलव प्रसार, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जहां से हर बार ऑलरेडी क्वेश्चन पुटअप किया ही जाता है। वो क्या है, वो बोलता है कि जो परिमेय संख्याएं होते हैं उनके दो प्रकार के प्रसार होते हैं आपके पास। पहला क्या होता है, वो होता है शांत दशमलव प्रसार, जैसे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ इसको, क्या होता है शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा होता है अशांत आवर्ती प्रसार। दूसरा क्या है, अशांत दशमलव प्रसार या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये दो प्रकार के आपके पास प्रसार होते हैं। लेकिन अब किसको शांत बोलते हैं, किसको अशांत बोलते हैं, वो क्या दे रखा है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग।
तो क्या बोलता है बच्चों, बोलता है कि प्रमेय संख्या, अभी हमने बोला है रैशनल नंबर प्रमेय संख्या होती है आपके पास p/q का दशमलव प्रसारण तब बोलेंगे अगर जो q है आपके पास, अगर उसके हम अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो किसके फॉर्म में है आपके पास 2m, मतलब 2 की पावर समथिंग, मतलब कुछ भी हो, कुछ भी मतलब एनीथिंग एल्स, मल्टीप्लाई 5 की पावर n कि मतलब प्रोडक्ट होना चाहिए वो 2 और 5 का, उसकी पावर कुछ भी हो, समथिंग एल्स। एक और फॉर्मूला बन सकता है कि वो 10 कि 10 की फॉर्म में भी तब भी आपके पास क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा, मतलब शांत आवर्ती का रहेगा। इसी प्रकार जो आपके पास अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है उसके लिए क्या रहेगा बच्चे आपके पास, उसके लिए होता है वो कि वो इस फॉर्म का ना हो कि 2 पावर क्या दे रखा है कि 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप का ना हो, इसको छोड़ के वो किसी का फॉर्म को हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती प्रसार। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, बिल्कुल छोटा सा था जिसमें क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास बहुपद। बहुपद को बच्चे हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है बच्चे, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल या बहुपद क्या होते हैं, मतलब जिसके अंदर क्या हो, एक से ज्यादा पद हो, दो से ज्यादा पद हो, तीन से ज्यादा पद हो। जैसे मैंने मान लिया कि x + y + 5, मतलब यहाँ 3 टर्म हो गई आपके पास, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तो वो क्या बोलता है, वो आपके उसको हम लिखते किससे हैं, उसको हम लिखते हैं बच्चे px। किससे लिखा जाता है, px। मैंने मान लिया जो px है वो क्या है आपके पास, बहुपद। बस सिंपल सी बात है, px को हम क्या बोलते हैं, बहुपद। तो यहां से क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो किस वे में पूछा जाता है, वो वे है आपके पास घात की, बहुपद की घात मीन्स पावर ऑफ पोलिनोमियल। एक नंबर में 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक बोर्ड के अंदर कि पावर ऑफ पोलिनोमियल या बहुपद की घात। तो सबसे पहले घात किसको बोलते हैं वो भी तो हमें समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है वो कि बहुपद, अगर आपको बहुपद, अभी हमने बोला था जो बहुपद है वो उसको हम किससे मानते हैं, px। कि बहुपद px में अगर x की उच्चतम, उच्चतम बच्चे उच्चतम बोलूं बच्चे, मतलब उच्चतम का मतलब होता है कि बिल्कुल जो सबसे बड़ी घात आपको दिखाई दे रही है वो, उसको बोलते हैं उच्चतम, या फिर अधिकतम। अधिकतम घात बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने ले रखा है जैसे x की पावर 5 + 6। तो बच्चे यहाँ पे जो चर है मतलब वेरिएबल है, जो x है वो आपके पास क्या है, एक चर है। चर होता है मतलब जो हर एक पद के साथ वेरी करेगा, उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको मिल सकती हैं। तो जैसे x की पावर यहाँ पे कितनी दी है, 5, तो सबसे ज्यादा पावर कितनी दिखाई दे रही है आपको, 5। एक और जैसे यहाँ पे मैं 2x और ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 5। तो जहाँ पे आपको x की पावर सबसे ज्यादा दिखाई दे वही उसकी क्या है, उच्चतम या फिर अधिकतम घात कहलाती है। उसमें सिर्फ 3 वे का आपके पास क्वेश्चन पुटअप किया जाता है बच्चे। पहला क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोला जाता है जहां पे x की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। जैसे ये था x, जहां पे x की घात कितनी हो, 1 हो, तो उसको बोला जाता है रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं, जहां पे x की उच्चतम घात कितनी हो, 2। उच्चतम लगा लीजिए, अधिकतम लगा लीजिए, नो इशू, एक ही बात है दोनों के लिए। तो द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं, जहां पे x की अधिकतम घात कितनी होगी, 2। उसके बाद आता है आपके पास त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कहते हैं जहां पे x की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन आपके पास रहते ही है। नेक्स्ट आता है बच्चे आपके पास थर्ड चैप्टर। ये आपके पास 2 चैप्टर फिनिश। थर्ड चैप्टर में क्या बोलता है बच्चे वो आपके पास, जिसका नाम क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब लीन, इंग्लिश में अगर हम बात करूँ तो पेयर ऑफ लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि किसी बच्चे को भी मुश्किल ना हो जो इंग्लिश मीडियम से है, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इन 2 वेरिएबल्स। सिंपल सा क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आपसे पूछे जाएंगे। और यह मेरा आपसे वादा है कि अगर आप इस वीडियो को देख के चले जाते हो तो आपके अंक बिल्कुल ओरिजिनल आएंगे, कि जितने आप प्रिपरेशन करके जाओगे उसमें बाय अंक आपको मिलेंगे ही मिलेंगे 100%। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो
वॉच करनी पड़ेगी। मैं पहले बोल देता हूँ ये वीडियो लास्ट तक आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं इस वीडियो के अंदर। और एक ही वन शॉट ले रहा हूँ मैं इसका, कोई 2 वीडियो नहीं है, कोई 3 ही, सिर्फ एक ही वीडियो है ये, जिसको आपको देख के जाना ही पड़ेगा, तभी संभव होगा आपके लिए। तो क्या था वो बच्चे चैप्टर का नाम, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है बच्चे जोड़ा, मतलब पेयर, जिसके अंदर दो चीजें उसको बोलते हैं। लीनियर आपको पता है, लीनियर किसको बोला जाता है? लीनियर बोला जाता है कि जिसकी, या मैं थोड़ा रफ वर्क भी कर देता हूँ साथ ही साथ, कि जिसकी क्या हो, जो घात है, घात मतलब पावर, जैसे कि x प्लस वाई, यहाँ पे जो x की घात है वो कितनी है 1, y की घात कितनी है 1, कि जिसकी घात कितनी हो 1 हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर। और 2 का मतलब क्या है? 2 वेरिएबल का मतलब जिसके अंदर दो चर हो, मतलब दो वेरिएबल हो, तो x भी एक चर है और y भी क्या है, एक चर। तो ये कितने हो गए? दो चर, दो वेरिएबल। तो यहाँ से आपके पास क्या फॉर्मूला रहता है, वो है आपके पास, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण युग्म बोला किसको बोलते किसको हैं? तो बोलते हैं बच्चे वह समीकरण। अब समीकरण आपको समझ में आना चाहिए, समीकरण किसको बोलते हैं? वह समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, उससे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। बच्चे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, समीकरण। समीकरण मतलब इक्वेशन किसको बोला जाता है? जिसके अंदर आपके पास ये जो इक्वल का साइन है ये ऐड हो जाए, उसको बोलते हैं समीकरण। जब तक ये इक्वल मतलब बराबर का साइन आप नहीं लगाओगे, तब तक वो आपका समीकरण या फिर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात थी। तो जहां पे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 आपको दिखाई दे, तो आपको तुरंत समझाना चाहिए कि वो क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ये हमने बात कर ली, लेकिन अब बात आगे चलते क्या है कि सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण हमेशा सरल रेखा को निरूपित करते हैं। तो बच्चे जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, तो ये हमेशा कैसा देता है आपके पास, एक सरल रेखा, मतलब एक सिंपल रेखा आएगी आपके पास, तो उसको ड्रॉ करेगा, अदरवाइज किसी भी ग्राफ को ड्रॉ नहीं करेगा। अब इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, जहां से आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और 1 नंबर का भी और 2 नंबर का क्वेश्चन भी आपके पास हमेशा, हर बार, किसी भी बोर्ड को हर बार पुटअप किया जाता है। वो कौन सा है? वो बोलता है कि यदि दो सरल रेखाएं की समीकरण दे रखी है, पहली की समीकरण क्या आपके पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर ये दो सरल रेखाएं आपके पास दे रखी हो, तो वहां से कुछ फॉर्मूलाज हैं आपके पास, उनको आपको याद करके जाना पड़ेगा, चाहे उसको रटना ही पड़ेगा आपको। अगर आप बोलूं, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है आपके, अगर प्रैक्टिस करोगे तो बच्चे याद हो जाएंगे, अगर याद नहीं करोगे तो रटना तो पड़ेगा ही। रट्टा लगा लीजिए इन चीजों का। क्या बोलते हैं वो, अगर a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 हो, तो वहां से कैसी रेखाएं बनेंगी? प्रतिच्छेदीय रेखाएं, या फिर संगत युग्म, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय का मतलब क्या है? जिसका केवल और केवल एक ही हल हो। प्रतिच्छेदीय रेखाएं किसको बोलते हैं बच्चे? प्रतिच्छेदीय रेखाएं होती हैं जैसे ये है, अभी कितने पॉइंट पे कट किया इसने? एक बिंदु पे। जब एक बिंदु पे कट किया तो एक ही हल होगा, उसका मतलब अद्वितीय हल या फिर संगत युग्म या फिर प्रतिच्छेदीय रेखाएं कहलाती हैं। कब? जब a1 बाय a2 बराबर किसकी हो? b1 बाय b2 की। फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या बोलता है बच्चे वो आपके पास? सेकंड केस में बोलता है कि अगर a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 हो, तब कैसी रेखाएं कहलाएंगी आपके पास? वो कहलाती है संपाती रेखाएं। संपाती का मतलब होता है कि जैसे मैंने एक लाइन ले ली है, ये आगे से आगे, आगे से आगे चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, जिसकी हमें कोई भी अनंत पॉइंट नहीं पता, तो क्या है वो? संगत युग्म कहलाएगा आपके पास। और उसके अपरिमित रूप से कितने हल होंगे? अनेक, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। इसको बोल देते हैं कि बहुत सारे, जिसके आपको क्या मिले? अनेक हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। लेकिन कब? जब ये तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 हो, तब जाके आप क्या बोलोगे? संपाती रेखाएं। अदरवाइज आप इसको ऐसे संपाती नहीं बोल सकते। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कि अगर a1 बाय में a2 इज इक्वल टू b1 बाय में b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाय में c2, तब कौन सी रेखाएं कहलाएंगी बच्चों? वो कहलाती हैं समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं आपके पास कि जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। जब दो रेखाएं आपस में चलती हैं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, उसको हम क्या बोलते हैं? समांतर
रेखाएं बोलते हैं कि चलती जाएंगी लेकिन कभी भी वो आपस में एक दूसरे को कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो ऐसी रेखाओं को क्या बोला जाता है बच्चे? समांतर रेखाएं या फिर असंगत युग्म या फिर अनंत हल। क्या बोला जाता है जिसका? अनंत हल, कि मतलब पता ही नहीं कि कितने हल होंगे उसके। और लेकिन कब होगा वो? जब a1 बाय में a2 बराबर b1 बाय में b2 और नॉट इक्वल होगा c1 बाय में c2। तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बच्चे। वैसे तो जो वीडियो है बहुत ही मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक ही वन शॉट है और इसके अंदर सभी जितने मेरे पास हो चुके हैं, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर चुका हूं मैं इसके अंदर। तो बच्चे हर एक फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये आपका थर्ड चैप्टर था। लेकिन उसके बाद कुछ एक दो बात और रहती है। वो क्या है आपके पास? वो बोलता है कि किसी बहुपद के शून्य एवं गुणनांकों में संबंध, कि अगर आपके पास क्या जाए कि बहुपद है उसके शून्याङ्कों एवं गुणनांकों में संबंध, उसको हम कैसे पता कर लेते हैं? क्या दे रखा है बच्चों उसने कि थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी कि किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणनांकों में संबंध, वो कैसे आपको पता लगेगा? मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। वैसे बच्चे अब बोलोगे सर बार बार बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही है आपके पास ये। अब तो जब आपके एग्जाम आ गए हैं तो सब कुछ आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास लास्ट टाइम है इन फॉर्मूलाज को रिवाइज करने का, तो सभी कुछ मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ लेना जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ या जो भी कलरफुल स्केच है वो सब कुछ आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। तो वो कैसे रहेगा आपके पास शून्याङ्कों संबंध? बोलते हैं कि बहुपद दे रखा है आपको ax² + bx + c। देखो बच्चे अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो समीकरण नहीं होगा, ये ओनली क्या है? बहुपद है। क्या है? ओनली बहुपद है। और आपको ये भी समझ आना चाहिए कि तीन प्रकार के मैं आपको बहुपद करा चुका हूँ। पहला क्या था आपके पास? रैखिक बहुपद। दूसरा कौन सा था आपके पास? द्विघात बहुपद। तीसरा कौन सा था? रैखिक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल 1 पावर के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 घात के लिए 2 पावर के लिए, और क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 पावर के लिए। तो अब यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि कितने पावर का है ये कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता दीजिएगा कि ये कितने पावर का आपके पास और कौन सा पॉलिनोमियल कौन सा बहुपद है। तो यहाँ पे कैसे होगा? वो बोलता है कि बहुपद ax² + bx + c, अगर ये शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो जो शून्य का क्या होगा वो क्या होगा बच्चे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय में ए, जहां पे b है वो x का गुणनांक है और जो a है वो x² का गुणनांक है। इसी प्रकार शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा बीटा वो क्या आएगा? c बाय में a। c क्या आपके पास कोई अचर मतलब कांस्टेंट टर्म है और a क्या है? x² का गुणनांक। उसके बाद बोलता है कि यदि बहुपद के शून्यक अल्फा प्लस बीटा दिए हो तो बहुपद क्या आएगा? ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। वो कैसे रहेगा आपके पास? x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। में एक और फॉर्मूला करा देता हूँ बच्चे, क्योंकि सभी के स्कूल में अलग अलग करा रखा होगा। वो फॉर्मूला क्या है आपके पास? कि x² माइनस, यहाँ लिख देता हूँ मैं शून्य, क्योंकि सभी टीचरों का अपना अपना भी होता है बच्चे कराने को, शून्यों का योगफल। सभी टीचर अपने अपनी तरह से कराते हैं अपने वे से, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये सभी टीचर का कॉमन फॉर्मूला है, प्लस शून्यों का गुणनफल। ये मैंने बिल्कुल एक कॉमन फॉर्मूला करा दिया। जिसके में ये करा रखा है तो ये कर लेना, जिसमें ये करा रखा है तो आप ये कर सकते हो। अब आपके लिए कोई भी टेंशन नहीं है। ये आपके पास एक फॉर्मूला था, यही मैंने इसको यहाँ पे राइट कर दिया। नेक्स्ट आता है आपके पास बच्चे विभाजन एल्गोरिथम। ये मैंने सबसे जो पहला टॉपिक स्टार्ट किया था वहीं से उसी से रिलेटेड है। वहां पे हमने कुछ ABC का प्रयोग किया था। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? PX, GX, RX और कुछ नहीं है। अभी मैं उनका कंफ्यूजन भी दूर करूंगा। RX क्या है, GX क्या है, PX क्या है, QX क्या है। तो देखो विभाजन का मतलब होता है बच्चे डिवीजन, मतलब किसी चीज की डिवाइड कराना, और एक एल्गोरिथम मतलब किसी वे में। वो बोलता है कि यदि PX को अभी आपको याद हो किसी बच्चे को, PX को हम क्या बोलते हैं? बहुपद। एवं GX है कि जो जिसे हम भाग करेंगे। कोई दो बहुपद है आपके पास जहां GX है, GX क्या नहीं होना चाहिए? 0, क्योंकि जैसे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है कि PX को अंदर रखता हूँ GX, अगर GX आपके पास 0 आ गया तो वो क्वेश्चन खत्म, वो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा आपके पास। हो तो हम बहुपद QX और RX ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि PX बराबर, यहाँ से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बिल्कुल, ये आपके पास क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा एग्जाम के अंदर।
कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यहाँ पे ये दिखा रखा है मैंने कि जी एक्स से अगर हम डिवाइड कराते हैं तो क्या आएगा कि जो जी एक्स है वो बाहर आएगा, पी एक्स अंदर, जो आपके पास शेषफल मतलब रिमाइंडर बचेगा जी एक्स सॉरी आर एक्स, और जो हमारे पास बचे वो आएगा क्यू एक्स। ये था आपके पास थर्ड नंबर चैप्टर, जिसका नाम क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, या फिर दो चरों वाले रैखिक युग्म। नेक्स्ट आता है बच्चे आपके पास इसका एक अत्यंत जो स्टैंडर्ड के लिए है, स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, वो क्या फॉर्मूला है कि यदि आपके पास दे रखा है उसने कि यदि कोई नाम है, ये 5-6 नंबर में रहता है आपके पास, ये यहाँ से ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल सा भी है और इम्पोर्टेंट भी, कि नाव है, वो नाव x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रही है और नदी y किलोमीटर पर आवर। मैं भी समझाता हूँ कैसे, कि जैसे कोई एक आपके पास नदी है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, कि जैसे उसने क्या दे रखा है आपके पास, ये क्या है आपके पास, कोई एक नदी दे रखी है उसने, कि नदी का जल इस दिशा में बह रहा है, इस दिशा में जा रहा है उसका जल, और जो नाव है, मतलब जो नाव है आपके पास, वो भी इसी दिशा के अंदर जा रही है, मतलब जिस तरफ नदी का जल जा रहा है उसी दिशा में नाव जा रही है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अनुकूल, मतलब उसी दिशा के अनुकूल, उसी दिशा में चलना। तो वहां पे जो आपके पास एक फॉर्मूला रहेगा बच्चे, वो फॉर्मूला क्या रहेगा कि नाव की धारा के अनुकूल, मतलब कि जहां पे धारा जा रही है उसी तरफ नाव भी चल रही है, तो वहां पे हम प्लस का यूज करेंगे, वहां पे जो उनका वेग है वो क्या हो जाएगा, प्लस, कि x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार अगर जो नाव है, मतलब जो नदी है, वो एक अलग डायरेक्शन में जा रही है और जो नाव है वो किसमें, अलग डायरेक्शन में, तो वहां पे उनका जो वेग है वो चेंज हो जाएगा, जो वेलोसिटी हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रतिकूल, कि जो उसकी प्रतिकूल चाल हुई वो क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये था आपका थर्ड चैप्टर जो फिनिश। अब चलते हैं हम द्विघात समीकरण। बच्चे दोबारा द्विघात समीकरण आ चुका है, और मैं पहले बोल चुका हूँ द्विघात किसको बोला जाता है, अभी हमने पिछले चैप्टर में किया था द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या था कि जिसकी घात कितनी हो 2, लेकिन वहां पे समीकरण का यूज नहीं किया था, यहाँ पे हम समीकरण मतलब किसका यूज करेंगे, बराबर, मतलब इक्वल साइन का। और इसका सामान्य रूप आपसे एक नंबर में पूछता भी है, वो जो उसका जो सामान्य रूप है वो क्या है आपके पास, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना होता है, 0। किसके बराबर होता है वो, 0 के बराबर होता है आपके पास। वो बोलता है कि अगर इसके रूप का कोई समीकरण आपको दे रखा है कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई समीकरण आपको दे रखा है, तो उसको आपका क्या बोलोगे, द्विघात समीकरण। और यहाँ पे जो एक्स स्क्वेयर का गुणनखंड है वो शून्य नहीं होगा, क्योंकि अगर बच्चे मान के चलो अगर ये चीज शून्य होगी तो कितने घात का आपके पास समीकरण बचेगा, 1, तो उसको हम द्विघात तो नहीं बोल सकते, तो क्या आएगा, वो रैखिक समीकरण आएगा, तो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या आता है कि द्विघात समीकरण के शून्यांक, और यह मैंने बीच में इक्वल डाल रखा है, इसका मतलब क्या है, द्विघात समीकरण के मूल, मतलब मूल भी वही चीज है और शून्यांक भी। जब हम सॉरी यहाँ समीकरण नहीं बहुपद आएगा, जब हम बहुपद के बारे में बात करेंगे तो वहां पे शून्यांक की बात करते हैं, और जहाँ पे द्विघात समीकरण की चैप्टर की बात करेंगे वहां पे मूल। बाकी कोई फर्क नहीं है, सेम है दोनों, दोनों में हमें किसी न किसी चीज की वैल्यू फाइंड आउट मतलब निकालनी पड़ेगी। अब आपको जो द्विघात है, द्विघात समीकरण को करने की 3 विधियां हैं। वो 3 विधियां कौन सी, सबसे पहले तो आपके पास गुणनखंड विधि, कि आप गुणनखंड की हेल्प से उसको कर सकते हो। दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और थर्ड क्या आपके पास, द्विघाती सूत्र, जो सभी बच्चे ऑलरेडी यूज करते ही करते हैं। कौन सी है वो, द्विघाती सूत्र, और इसको एक नाम से जाना जाता है श्री रामधारी आचार्य जी सूत्र के नाम से भी हम इसको जानते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, ये जैसे द्विघात समीकरण दे रखे आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और इसको हल करने का तरीका क्या है, वो बोलते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, और इस फॉर्मूला को हम बोलते क्या है, डी से ही बोलते हैं हम इसको, जिसका डी का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी को हम बोलते हैं विविध कर। क्या बोलते हैं, विविध कर, इंग्लिश मीडियम में क्या बोला जाता है इसको, डिस्क्रिमिनेंट रूल। क्या बोलते हैं बच्चे, डिस्क्रिमिनेंट रूल। क्यों, इसका अगर हम इसको डायरेक्ट निकाल देते हैं तो वहां से हमें एक मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी मिल सकती है, कि जो उसके मूल हैं द्विघात समीकरण के मूल कैसे रहेंगे। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। मूलों की प्रकृति कैसी रहेगी बच्चे, आपके पास मूलों की प्रकृति रहेगी कि जो आपके पास विविध कर फॉर्मूला है उससे ही हम मूलों की प्रकृति को पहचान सकते हैं। उसने दे रखा है कि मूलों की प्रकृति पहचानने का तरीका, कि अगर
बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा आ जाए 0 से, ग्रेटर आ जाए 0 से, बराबर नहीं ओनली बड़ा आ जाए, तो क्या रहेंगे, दो भिन्न वास्तविक हल होंगे, इसके दो अलग अलग भिन्न हल रहेंगे। अगर वो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए, कि जो आपके पास डी है वो बराबर आ जाए 0 के, तो वहां पे आपके पास जो हल रहेंगे वो समान रहेंगे, दो समान वास्तविक हल रहेंगे। इसी प्रकार अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा आ जाए 0 से, तो वहां पे आपके पास कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, मूलों की प्रकृति को पहचानना। नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट आता है बच्चे आपके पास समांतर श्रेणी। पता है समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं बच्चे, समांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला होता है उसको क्रिएट करने का, उसको बनाने का। वो फॉर्मूला क्या आपके पास होता है, a प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस सो ऑन, चलते जाएंगे, लास्ट में क्या आएगा आपके पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पे जो आपके पास a है वो क्या रहेगा प्रथम पद, और जो d है वो क्या रहेगा सार्वंत्र। और सार्वंत्र को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। अब a2 क्या होगा, a1 क्या होगा, a2 होता है बेटे सेकंड पद मतलब दूसरा पद, और a1 का मतलब क्या है कि पहला पद, कि दूसरे पद में से हम पहला पद माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, सार्वंत्र प्राप्त हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि a2 माइनस a1, आप उस कोई भी जो आपको AP दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है, उसके कोई भी जो लगातार जो कॉन्टिन्यूस हैं, कोई भी दो लगातार पदों को उठा लीजिए, जो बड़ा है बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, आपके पास सार्वंत्र आ जाएगा। जैसे मैंने लिख भी रखा है ऑलरेडी कि a3 माइनस a2 कर सकते हो आप, a4 माइनस a3 कर सकते हो, ऐसी बहुत आपके पास तरीके हैं, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं, वो बोलता है एनवां पद, कि किसी चीज का एनवां पद जिसको हम जो हमें पता ही नहीं उसका एनवां पद निकालना है हमें, या फिर जिसको बोल देते हैं अंतिम पद, कि उसका अंतिम पद क्या रहेगा। तो अंतिम पद को लिखते हैं किससे बच्चे, हम एक नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं आपसे एल या फिर ए एन से, किससे, एल या फिर ए एन से। और उस एल या ए एन निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पे ए क्या आपके पास प्रथम पद, डी क्या है सर्वंत्र, एन क्या है पदों की संख्या। उसके बाद आता है आपके पास एन पदों का योग। एन पदों का योग क्या होता है, एन पदों का योग के लिए हम फॉर्मूला का यूज करते हैं एस एन का। एस एन होता है आपके पास योग मतलब सम के लिए, कि एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर दूसरा फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, और थर्ड फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन। ये आपके पास तीन फॉर्मूलाज हैं सम को निकालने के लिए, कि पदों का योग कितना आएगा कितना नहीं आएगा, उसके लिए आपके पास ये तीन फॉर्मूलेज हैं। किसी एक फॉर्मूला का यूज करके आप पदों का योग निकाल सकते हो। बहुत ही मजेदार फॉर्मूलाज हैं, आप इनको अगर एक बार भी रिवाइज करते तो बिल्कुल आपके माइंड में ये अच्छे से आ जाएंगे। ये आपके पास 5th चैप्टर था फिनिश, बस इसके थोड़ा सा ही फॉर्मूले थे आपके पास। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास निर्देशांक ज्यामिति। देखो बच्चे मैं उन्हीं चैप्टर्स को उठा रहा हूं जहां से आपके पास फॉर्मूलाज आएंगे, उन चैप्टर को ही मैंने इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर लिया है। नेक्स्ट आपके पास निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था आपके पास 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर में भी, दूरी सूत्र। क्या है दूरी सूत्र, इसका आप समझ भी सकते हो। दूरी का मतलब क्या होता है, कि दूरी का मतलब होता है कि एक स्थान से लेके किसी दूसरे स्थान के बीच में जो आपके पास क्या है डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोल देते हैं दूरी। तो जैसे मैंने एक मान लिया यहाँ पे मेरे पास कोई पी पॉइंट है और दूसरा क्या है क्यू पॉइंट है, तो जो इसके बीच में जो भी दूरी है उसको हम क्या बोलेंगे दूरी, और अगर उसको निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं दूरी सूत्र। तो जहां से आपके पास फॉर्मूला क्या रहता है, जिन दो पॉइंट के बीच में आप लगाओगे उन्हीं दो पॉइंट को आप राइट कर सकते हो वहां पे, कि जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे पी क्यू, मैंने 2 पॉइंट लिए तो मैंने लिखा पी क्यू इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला था बच्चे, 1 नंबर में वो डायरेक्ट पूछता है डायरेक्ट। उसके बाद आता है आपके पास खंड सूत्र, जिसको हम बोल देते हैं विभाजन सूत्र भी, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है कि आपके पास कोई बिंदु दे रखे हैं, एक P है एक क्या हुआ और R उनके बीच में कोई मध्य बिंदु है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है आपको किसी एक रेशियो के अंदर वो डिवाइड करा है, जैसे M1 और M2 के अंदर वो डिवाइड करा रहा है। R पॉइंट है जो M1 रेशियो M2 के अंदर इस दोनों पॉइंट को क्या करा रहा है डिवाइड। तो वहां से आपके पास बिंदु R के जो निर्देशांक है वो क्या रहेंगे, वो रहेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में दोनों रेशियो का सम M1 प्लस M2। इसी प्रकार
m1y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो वहीं से आपके पास खंड सूत्र से एक सूत्र प्राप्त होता है हमें मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र मतलब होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो वो क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे हमने r को मिड पॉइंट लिया था, p और q के बीच में क्या हमारे पास कोई r मिड पॉइंट है, तो उसके निकालने का सूत्र क्या रहेगा, तो रहता है x1 प्लस x2 बटे में 2 y1 प्लस y2 बटे में 2। ये आपके पास मध्य बिंदु r के निर्देशांक आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है बच्चे, नेक्स्ट आता है आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो बच्चे, जैसे उसने त्रिभुज, देखो त्रिभुज आपके पास दो तीन या चार टाइप में मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी त्रिभुज है जैसे हमने 9th में किया था, वहां पे हमने हीरोन फॉर्मूलाज का सूत्र किया था। दूसरी आपके पास समकोण, यहाँ पे समकोण नहीं, यहाँ पे एक अलग है त्रिभुज कि जिसके आपको 3 निर्देशांक दे रखे हैं। उसने 3 निर्देशांक a है, b है, c है, और उसके निर्देशांक है कि a के हैं x1 y1, b पॉइंट के हैं x2 y2, c के हैं x3 y3। तो वहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल बनता है आपके पास 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3 आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। और इसको आप एक ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हो, जैसे जो बाहर आएगा x1, तो उसके लिए याद कर लीजिए 1 2 3 मतलब 103, कि जो ब्रैकेट से बाहर आएगा x है, फिर x आएगा, फिर x आएगा, तो एक एक के साथ लगा दीजिए, एक के साथ x1 x2 और साथ में x3। और जो अंदर है उनके लिए ट्रिक बनेगी 23 31 13। 23 31 13 मतलब जो ब्रैकेट से बाहर आएगा उसके जो ब्रैकेट से बाहर आएगा वो आएगा आपके पास x, जिसके अंदर आपको 123 का यूज करना है। जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो आएगा ओनली y की टर्म, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो 23 31 13। ये मेरे पास एक छोटी ट्रिक थी जो मैंने आप लोगों को बोल दी है। आप सभी ट्रिक का यूज कर सकते हो, जिस बच्चे को जो उसके टीचर ने कराया जैसे कराया कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे आपके पास त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, वैसे तो हम बहुत बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, इसके परिचय के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये वन शॉट है, लास्ट ही है, क्योंकि एग्जाम आपके सर पे है, बिल्कुल लास्ट है। तो एक बार दोबारा कर लेते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले तो जो ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है इसको समझना आपके लिए बेहद ही जरूरी है कि यहाँ पे आपको जो ये दे रखा है, जो नीचे तो उसको बोलते हैं आधार, जो आधार के साथ लगा उसको लंब, और जो सबसे बड़ी भुज होती है उसको बोलते हैं कर्ण। लेकिन बच्चे एक बात याद रखेंगे, थीटा, जो थीटा है, थीटा के ठीक सामने वाले के होता है आपके पास लंब। जैसे मैं एक रफ वर्क करके दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को इस चीज के अंदर कंफ्यूजन रहती है। कंफ्यूजन क्या रहती है कि जैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है ऐसे करके, कि जहां पे बच्चे थीटा रहेगा ना, थीटा के सामने वाली बिल्कुल क्या रहता है आपके पास, लंब। क्या रहता है, लंब। और जो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल होगा उसके सामने बिल्कुल रहता है आपके पास कर्ण, मतलब हाइपोटेनियस। ये एक इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं और 90 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं। ये कंफ्यूजन मैंने आज आपकी दूर कर दी है। और कुछ आपके पास ट्रिक भी होती है इनको याद करने के लिए कि कैसे है कैसे नहीं। जैसे कुछ स्कूलों में कराया जाता है आपको लाल कक्का कि जैसे जो L/K है उससे साइन बनेगा त्रिकोणमिति अनुपात प्राप्त करने के लिए कि लंब बटे कर्ण। लेकिन कुछ स्कूलों के अंदर कुछ टीचर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सभी के अपना अपना वे बच्चे, जो जिसको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। तो क्या दे रखा है उसने, त्रिकोणमिति अनुपात। टोटल आपके पास होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात 6, ऐसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो होते कौन कौन से आपके पास, सबसे पहले होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा, कोट थीटा। लेकिन इनके कुछ फॉर्मूलेज है, वो क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, आधार बटे में कर्ण। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चे आपके पास, लंब बटे में आधार। कोसिकेंट थीटा का रहता है आपके पास कर्ण बटे में लंब। सिकेंट थीटा का रहेगा कर्ण बटे में आधार। कोट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे में लंब। ये कुछ फॉर्मूलेज थे आपके पास। उसके बाद आपके पास त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी, ये कुछ मैंने सारणी की वैल्यू लिखी हुई है आपके सामने। आप इस वीडियो को स्टॉप करके रोक के एक बार इसको समझ सकते हो। और मैंने इसको बनाने का तरीका भी आपको सिखाया कि हम इसको कैसे बना सकते हैं कैसे नहीं, क्योंकि अब मैं यहाँ पे इसको आपको ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो आपका वन शॉट है बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको वैल्यूज डाल दी है,
आप इस वैल्यूज को याद कर लेना, या फिर मैंने कुछ बना रखी है वीडियोस पीछे, उसको देख सकते हो। मैंने बच्चों को समझा भी रखा है कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे नहीं, कैसे आपके पास जो सारणी है, टेबल है, हम उसको बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिलहाल तो आपके पास ये मटेरियल रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चे, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही आपके लिए लेके आया हूँ। नेक्स्ट आता है आपके पास नेक्स्ट आता है आपके पास त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ये भी आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं इन एग्जाम। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या है, 3 इंपॉर्टेंट आपके पास सर्वसमीकरण है। पहली क्या है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरी है सेकंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसकी होती है, 1 के। थर्ड है कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये 3 है, लेकिन इन 3 से हम 9 प्रॉपर्टीज, 9 सर्वसमीकरण और बना सकते हैं अपनी तरफ से। ऐसा मैंने अपनी जितनी वीडियो है, मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देता हूँ, और ऊपर भी जो आई बटन दे रखा है उसको प्रेस करके एक बार उस वीडियो पर डायरेक्ट आप जाके देख सकते हो कि मैंने किस प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम थी आपके पास, इन प्रॉपर्टीज को कैसे मैंने एक्सपेंड किया था, वो सभी चीजें आप जाके देख सकते हो। नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके भी आप डायरेक्ट उस वीडियो तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट बच्चे आपको कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो उसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं, बोलता है साइन ए है बराबर किसके रहता है, 1 कोसेकेंट ए के। फिर क्या बोलता है वो, कोस ए किसके बराबर है, 1 कोसेकेंट ए के। टेंजेंट ए को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, 1 में कोट ए, या फिर साइन ए बाय में कोस ए। इसी प्रकार जो कोसेकेंट ए है वो कैसे रहेगा आपके पास, 1 में साइन ए, सेकेंट ए बराबर 1 में कोस ए, और जो कोट है वो कैसे रहेगा, 1 में टेंजेंट है, या फिर कोस ए बाय में साइन ए। उसके बाद बच्चे आता है आपके पास टॉपिक पूर्ण कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूर्व कोण किसको बोलते हैं बच्चे, जो 90 डिग्री से कम हो उसको बोला जाता है पूरक कोण, या फिर कि जब दो कोणों को मिला के जिनका योग, जिनका सम 90 डिग्री आ जाए उसको हम क्या बोल देते हैं, पूरक कोण। तो पहला पूरक कोण क्या है आपके पास कि साइन 90 माइनस से 90 माइनस से करते हो तो मेरे पास कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होगी, कोस ए। अगर कोस 90 माइनस ए करते हो तो क्या मिलेगा हमें, साइन ए। इस प्रकार टेंजेंट 90 माइनस ए करूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, कोट ए। अगर कोट 90 माइनस ए करता हूं तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, टेंजेंट ए। ये बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर पुट करके ही आप देख सकते हो। ऐसे सेकेंट 90 माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेकेंट ए। कोसेकेंट 90 माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंट ए। तो ये आपके पास त्रिकोणमिति का एक सार था जिसको आप रिवाइज करके जा सकते हो एग्जाम के अंदर। लेकिन बच्चों से पहले वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए ही थी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जब तक आपका एग्जाम ना हो उससे पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, फॉर्मूलाज हैं, जो भी आपके रहता है एग्जाम्पल है, उनको हम डाल सकें और आपको सभी मिल जाए समय पे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों संग इसको शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट बच्चे आपके पास चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, या फिर बात करूं तो क्या बोलते हैं हम इसको, इंग्लिश में बोला जाता है इसको कि एरियाज, क्या बोलते हैं बच्चे इसको, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ये है आपके चैप्टर का नाम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चे, वो बोलता है आपके पास सबसे पहले, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज हैं 8th 9th के, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला, 2 फॉर्मूलाज नए आएंगे, बाकी सब 9th का काम है, 8th का काम है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बच्चे आपको पता ही है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे जो आर है वो वृत्त की क्या रहती है, त्रिज्या। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ये सभी वीडियोज मैंने पहले डाल रखे हैं ऑलरेडी, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक है उनको एक बार क्लिक करके देख लीजिए, सभी कैसे हम इसको यूज करते हैं, कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मैंने सब डाल रखा है, उनको देख लीजिएगा। उसके बाद जो नया फॉर्मूला आता है वो आपके पास आता है त्रिज्याखंड। अब सबसे पहले बच्चे देखिए त्रिज्याखंड हम बोलते किसको है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, वृत्त से हमने एक त्रिज्या को लिया, इसी प्रकार एक दूसरी त्रिज्या को लिया। तो बच्चे यहाँ से मेरे पास एक खंड मतलब एक भाग अलग से हो गया। देखो ये पूरा वृत्त था, इसमें मैंने कुछ खंड को ले लिया, तो जो त्रिज्या से बन के मिला है उसको हम क्या बोल देते हैं, त्रिज्या खंड। और जो उसका एंगल रहेगा वो रहेगा आपके पास थीटा। तो यहाँ से कुछ फॉर्मूलेज है, वो क्या है, सबसे पहले लघु किसको बोलते हैं, मैंने अलग से ड्रॉ कर रखा है कि जो छोटे वाले उसको बोलते हैं लघु होता है छोटा, दीर्घ होता है बड़ा। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल रहता है आपके पास थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर।
जो लघु त्रिज्याखंड की परिधि है, परिधि लिख लीजिए, या फिर कुछ मैथ में ये भी दे रखा होगा आपके पास लंबाई, ये टाइम पे याद आ गया मेरे को, परिधि हो या फिर लंबाई दोनों एक ही बात है, कि वो क्या रहेगा थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई आर। या फिर बात करूं मैं, उसके बाद आता है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त करोगे बच्चों? पूरी जो माप होती है वृत्त की होती है 360, लेकिन यहाँ से कुछ लघु त्रिज्याखंड आपके पास जा चुका है, तो 360 माइनस थीटा बटे में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर करोगे तो आपको दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसी प्रकार आपके पास जो दीर्घ त्रिज्याखंड की परिधि है उसके लिए भी क्या रहेगा 360 डिग्री माइनस थीटा डिग्री बटे में 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है वो लगा सकते हो। तो आपके पास क्या है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। एक और फॉर्मूला रहता है इस चैप्टर का, वो क्या है, वो आपका रिलेटेड है वृत्तखंड से। वृत्तखंड देखो बच्चे दो प्रकार के खंड है इसके अंदर, एक त्रिज्या खंड जो त्रिज्या से मिलके बने, जो त्रिज्या से मिलके बनते हैं उसको बोलते हैं त्रिज्या खंड, और जो वृत्त से मिलके बने उसको बोलते हैं वृत्तखंड। तो वृत्तखंड या फिर सेगमेंट बोल सकते हैं हम इसको। वो कैसे बनता है कि जैसे हमारे पास एक वृत्त था उसमें कुछ त्रिज्याखंड लिया था, लेकिन त्रिज्याखंड से भी हमने क्या है जो जीवा द्वारा रिलेटेड चाप है मतलब लेंथ है आर्क है उसको, तो उसको हमने लिख दिया लघु वृत्तखंड, और जो ऊपर बच गया उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, और जो इससे मिलके कौन बनता है एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम थीटा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, बोलते हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा आपके पास क्या है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस जो प्रिय है त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये था आपके पास 12वां चैप्टर जो आपके पास फिनिश। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो क्या है आपके पास सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूलाज उठाता है और डाल देता है एमसीक्यू उसके अंदर। तो ये क्वेश्चन में भी आपके पास पुट रहेंगे और वैसे भी आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि ये सारा बेसिक काम है, एक दो नया फॉर्मूला आएगा बाकी सब 7th 8th 9th का ही है प्रॉपर में। तो चलिए हम चलते हैं घन, जिसको क्या बोला जाता है क्यूब। क्यूब की हर एक साइड इक्वल होती है जिसको हम लिखते हैं ए से। तो जो भुजा की लंबाई है वो आपके पास क्या आएगी, भुजा की लंबाई आएगी आपके पास ए, कितनी आएगी ए। तो जो उसका आयतन आएगा बच्चे वो आयतन आएगा आपके पास ए क्यूब, और जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रहेगा आपके पास 6a स्क्वायर, कितना रहेगा 6a स्क्वायर। भुजा की लंबाई कितनी है आपके पास a और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास कितना रहेगा 6a स्क्वायर, और जो आयतन है घन का जो आयतन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो कितना रहेगा आपके पास a क्यूब। नेक्स्ट आपके पास घनाभ। घनाभ क्या होता है, घनाभ मतलब जो बहुत सारे घन से मिलके बने, बहुत सारे क्यूब से मिलके जो चीज बनती है उसको बोलते हैं क्यूबॉइड। तो उसमें आपके पास तीन चीजें यूज होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, मैंने डायग्राम भी ड्रॉ कर रखा है आप इससे समझ सकते हो। लंबाई को हम एल से लिखते हैं, चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को एच से। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है बच्चे वो कितना रहेगा आपके पास, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना रहेगा आपके पास कि 2LB प्लस BH प्लस HL। 2 बाहर आएगा जो मल्टीपल होगा LB प्लस BH प्लस HL। जो इसका आयतन रहेगा वो क्या रहेगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई की मल्टीप्लाई, मतलब L गुणा B गुणा H। नेक्स्ट आपके पास आता है बेलन, जिसको आप क्या बोलते हो सिलेंडर, क्या बोलते हो बच्चे सिलेंडर या फिर बेलन। बेलन के आपके पास ये दे रखा है मैंने, जिसके बेलन में आपको क्या क्या मिलेगा, एक ऊंचाई और दूसरी त्रिज्या। तो मैंने पहले ऑलरेडी सब कुछ लिख रखा है कि त्रिज्या को हम किससे लिखेंगे आर से, ऊंचाई को एच से। तो इसके अंदर दो प्रकार का काम होता है आपके पास, एक तो वक्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र मतलब जहां से वो मुड़ा हुआ है, जहां से क्या है वो मुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं वक्र, मतलब वक्र मतलब कर्व जहां से मुड़ा हुआ है। कि जो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 2 पाई और एच। एच इसके अंदर लंबाई रहेगी, सॉरी ऊंचाई रहेगी, और आर त्रिज्या। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बच्चे एक तो जो इसका वक्र हो गया है कि 2 पाई आर एच, और साथ में जो ऊपर और नीचे जो आपके पास सर्कल दे रखे हैं, क्या है सर्कल दे रखे हैं मतलब वो चीज उसको प्लस, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जो संपूर्ण का मतलब पूरा जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और जो आयतन रहेगा वो आपके पास कितना रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट आपके पास शंकु मतलब कौन, कौन मतलब एक जैसे सॉफ्टी होती है, फिर
जैसे जादूगर की जो कैप होती है जो तिरछी टाइप की होती है उसको बोलते हैं बच्चों कौन। कौन के अंदर जो आपके पास त्रिज्या है वो आर रहेगी, ऊंचाई एच रहेगी, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंट वर्ड ऐड हो जाता है, तिरिक ऊंचाई। तिरिक ऊंचाई होता है मतलब तिरछी ऊंचाई, किसी चीज की तिरछी ऊंचाई। जैसे जो जोकर के पास कैप होती है जो उसकी ऊंचाई होती है वो कैसी होती है, तिरछी होती है, उसको हम लिखते हैं एल से। और उसको फाइंड आउट करने का जो आपके पास फॉर्मूला रहेगा एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और पूरे के ऊपर रूट। तो वहां से आपके पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब जो नीचे क्या है आपके पास सर्कल है उसको हम ऐड कर देंगे तो संपूर्ण पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर। और आयतन क्या रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट रहता है बच्चे आपके पास गोला, गोला स्फीयर, गोला क्या है स्फीयर, जिसकी त्रिज्या आपके पास कितनी आर, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा वो रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और जो आयतन है वो कितना रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये सभी फॉर्मूले आपके लिए बच्चे क्या है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास जो फॉर्मूला रहेगा, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, नेक्स्ट फॉर्मूला दे रखा है उसने अर्धगोला। क्या दिया बच्चे उसने आपके पास अर्धगोला दे दिया है, मतलब जो गोला था उसका सिर्फ अब क्या कर देंगे हम हाफ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास वो अर्धगोला, जिसको हम क्या बोलते हैं हेमीस्फीयर। क्या बोला जाता है बच्चे हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर के लिए जो त्रिज्या है वो आर रहेगी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और आयतन कितना आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट आपके पास ये है 10th का, बाकी सब ऑलरेडी पीछे 9th का था, ये आएगा आपके पास नया जो कहते हैं शंकु का चिन्ह, मतलब प्रश्न ऑफ कोण। तो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है जिससे आप समझ सकते हो कि चिन्ह किसको बोलते हैं। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है बच्चों आता है पाई r1 प्लस r2 साथ में l, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा पाई, और चिन्ह के अंदर बच्चे आपके पास दो त्रिज्याएं रहती है, पहले को मानता हूं मैं r1 दूसरी को r2, तो पाई r1 प्लस r2 साथ में l प्लस इसी प्रकार पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर, और आयतन आएगा 1/3 पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, दोनों त्रिज्याओं की मल्टीप्लाई और साथ में h। और यहाँ से जो l निकालने का फॉर्मूला है वो अलग से, वो क्या रहेगा आपके पास l स्क्वायर इज इक्वल टू r1 माइनस r2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। और जो r2 है मतलब दूसरी त्रिज्या पहली त्रिज्या से बड़ी रहेगी, क्या रहेगी बड़ी रहेगी। आपके पास थे फॉर्मूला चैप्टर 13 के। इस वीडियो को आप बार बार स्टॉप करके एक बार इसको अपनी कॉपी में राइट कर लीजिए और एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, तुरंत आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगे ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना आए। और जिस भी बच्चे ने अब तक लाइक नहीं किया बच्चे तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए ही तो तैयार किया गया है, और इसको अपने दोस्तों संग शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चे आपके पास चैप्टर 14 सांख्यिकी स्टैटिक्स। इसमें बच्चे सबसे पहला जो फॉर्मूला वो रहता है आपके पास माध्य मतलब मीन का। अब जो माध्य मीन है उसके निकालने के 3 फॉर्मूलेज हैं, वो 3 फॉर्मूलेज क्या हैं, सबसे पहले जो फॉर्मूला वो है प्रत्यक्ष विधि, सेकंड है कल्पित माध्य विधि, और थर्ड क्या है पग विचलन विधि। हम 3 प्रकार से मीन को निकाल सकते हैं, लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास प्रत्यक्ष विधि और पग विचलन। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सभी बच्चों को आती है ऑलरेडी, वो है प्रत्यक्ष विधि, जिसको आप सभी बड़े आराम से कर सकते हो। तो जिसका फॉर्म एक्स बार से हम इसको डिनोट करते हैं। ऐसा मैंने जितनी मेरी प्लेलिस्ट है पीछे बना रखी है उसके अंदर मैंने सब कुछ मेंशन किया है, तो एक बार मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ ताकि आप उसको जाके दोबारा एक बार देख सको कि कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है बच्चे, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे में समेशन ऑफ एफ आई, जहाँ पे जो एक्स है वो आपके पास आंकड़े हैं और एफ है वो क्या है बारंबार था। कल्पित माध्य विधि का क्या है, एक्स बार सभी में एक्स बार से हम डिनोट करेंगे क्योंकि जो माध्य है वो एक्स बार से ही डिनोट किया जाता है। ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटे में समेशन ऑफ एफ आई, और जो ए है वो क्या है आपके पास कल्पित माध्य। थर्ड क्या आपके पास पग विचलन विधि, इसको भी हम एक्स बार से लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बटे में समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई एच। जो एच है अब आपके पास क्या रहेगा वो वर्ग अंतराल, और जो यू है यू को हम कैसे निकालेंगे बच्चे, यहाँ पे यू को हम निकालते हैं एक्स माइनस ए मतलब एक्स आई माइनस ए बटे में एच के द्वारा। नेक्स्ट आता है आपके पास बहुलक। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चे आपके पास बहुलक। बहुलक का मतलब कि जो चीज बार बार आए उसको हम बोल देते हैं बहुलक, और इंग्लिश में बोला जाता है जिसको
मोड। तो बहुलक निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है आपके पास L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। जहाँ पे जो L है वो आपके पास क्या रहेगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो सबसे निचली सीमा को उसको हम बोलते हैं निम्न सीमा। H आएगा वर्ग अंतराल, और जो F1 है वो क्या रहेगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या रहेगा, बहुलक वर्ग से ठीक पहले, मतलब जो ठीक पहले आएगा, मतलब जो बहुलक वर्ग आएगा उससे ठीक पहले की जो बारंबारता वो होगी, और F2 जो बाद में होगी उससे वो रहेगा। नेक्स्ट आता है बच्चे आपके पास, नेक्स्ट आता है माध्यक, जिसको आप बोलते हो मीडियन। वो दो टाइप से आता है आपके पास। वो टाइप कौन कौन से हैं? पहला टाइप है आपके पास अवर्गीकृत। अवर्गीकृत मतलब होता है कि आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर कितने आंकड़े हैं कितने नहीं, मतलब उसको वर्गीकृत नहीं किया, आगे पीछे लिख देता है वो, ठीक है। तो उसमें निकालने का फॉर्मूला कहता है, वो बोलता है कि यदि जो आपके पास आंकड़े हैं वो विषम संख्या में, जो n की वैल्यू कैसी है, विषम, विषम मतलब 1 3 5 7 9 ऐसे आ जाए, तो जो माध्यक का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा n+1 बटे में 2 पद, n+1 बाय 2 th पद। और अगर सम होगा तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, n बटे 2 पद प्लस n बाय 2 प्लस 1 पद बाय में 2। ये पूरा जो काम है वो आपका 9th क्लास से रिलेटेड है। यहाँ पे ये काम है जो आपका 10th क्लास से रिलेटेड है, जहाँ से वर्गीकृत आंकड़ों का मध्य है। उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे में F मल्टीप्लाई H। जहाँ पे L है वो क्या रहेगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, N है वो प्रेक्षणों की संख्या, जो सी एफ है वो क्या रहेगा, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, और जो F है वो क्या रहेगा, मध्यम वर्ग की बारंबारता, और जो H है वो क्या रहेगा, वर्ग अंतराल। लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, संबंध, जो मैंने नीचे लिख रखा है, माध्य बहुलक और माध्यक के बीच में जो संबंध है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और हर बार आपके पास एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा ही जाता है। वो क्या रहेगा, माध्यक इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 टाइम ऑफ माध्य। ये माध्यक इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। इंपॉर्टेंट है, हर बार मैंने जितने एनालाइज किए हैं क्वेश्चन पेपर, उनके अंदर सभी के अंदर ये बार बार आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट लास्ट आपके पास क्या नाम इसका, प्रायिकता, और यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन पुट अप किया जाता है 1 नंबर में भी और 6 नंबर में भी। तो प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता होती है किसी चीज की संभावना, मतलब पॉसिबिलिटी, काम के होने या नहीं होने की। वो क्या होती है कि पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1, मतलब कि जो पी है उसको मैं लिखता हूँ काम होने की प्रायिकता, और जो बार लगाई उसको लिखता हूँ न होने की, मतलब किसी काम के होने की प्रायिकता और न होने की 50-50% होती है। अगर दोनों को ऐड करूँ तो कितना बनता है बच्चे मेरे पास, 1। और जो हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी और 0 के बराबर, या फिर 1 से छोटी 1 के बराबर मिलेगी। और जो लास्ट फॉर्मूला आपके पास वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, वो बोलता है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में जो हमने प्रयोग किया उसके सभी संभव कुल परिणामों उनकी संख्या। तो बच्चे ये आपके पास फाइनल वन शॉट था पूरे मैथ का, गणित 10th के, बिल्कुल एक वे में मैंने आपको ये सभी चीजें आपको करा दी हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैंने आपको करा दिया है। तो प्लीज इन सभी फॉर्मूलाज को कर लीजिए ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना आए एग्जाम के अंदर। तो मैं यही आशा करता हूँ कि सभी बच्चे बहुत अच्छे अंक लेके आएँ, और जब भी आपका एग्जाम हो तुरंत उसके बाद जो मैंने कराया है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा किसके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन ऑलरेडी, वैसे तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आपको सही होंगे आपके जितने भी हैं, गलत तो एक भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी जितने आएंगे आप एस्टिमेट लगा के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितना आपके एग्जाम में समय है उससे पहले हमारे पास जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, या फिर कोई भी वार्ता है, मतलब कुछ भी बात है आप तक पहुंच जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।